बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि कल पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। नवारदार शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पुनाईचक इलाके में स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट की ये वारदात है, ये घटना है। बताया जा रहा है कि रुपेश कुमार एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे थे और उसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। इस गोलीकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घायल अवस्था में रुपेश कुमार को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो बड़ी घटना सामने आई है। पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रुपेश घर जब लौट रहे थे एयरपोर्ट से, उसी बीच बाइक सवार हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला है। इस बीच आपको बता दें, राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार में अपराधी किस तरीके से लगाम हो गए हैं, उसकी एक तस्वीर राजधानी पटना में देखने को मिली है। मंगलवार की शाम 7:15 बजे अपराधियों ने पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी। और इस वक्त हम मौका वारदात पर मौजूद हैं और ये आप गाड़ी देख सकते हैं। ये गाड़ी रुपेश कुमार सिंह की है, जिसमें वो बैठकर एयरपोर्ट से अपने घर लौटे थे और अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसने ही वाले थे। उसी दौरान अपराधी पहले से यहां घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है रुपेश कुमार पर, जिसमें 6 गोली जो है बताया जा रहा है उनको लगी है। और उसके बाद आप पहले आप देखिए, हालात देख लीजिए। यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है। और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए, शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनंद फानन में फिर पुलिस मौके पे पहुंची है, जानकारी मिली है। उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। और ये अपार्टमेंट है कुसुम विला अपार्टमेंट, इसी के फ्लैट नंबर 303 में रुपेश कुमार रहते थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ, एक बेटी और एक बेटा था। और आपको हम और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए भी अब मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके से जांच की जाए और कितनी संख्या में थे अपराधी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन बताया गया कि अपराधी हथियार से लैस थे। ताबड़तोड़ फायरिंग की रुपेश कुमार पर, 6 गोलियां दाग दी उनके सीने में, उसके बाद फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला है कि आखिर किस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, वो भी राजधानी पटना में। और आपको बताऊं, रुपेश कुमार जो है एक वेल कनेक्टेड जो है व्यक्ति थे, क्योंकि वो इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर भी थे, तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, नेताओं से थी, ब्यूरोक्रेट से थी, मीडिया वालों से भी उनकी मतलब काफी दोस्ती थी। तो ऐसे में पटना के बड़े सर्कल में जो है रुपेश कुमार जाने जाते थे। और कुछ लोगों से ऐसा बात कर लेते हैं। चश्मदीद यहाँ पर है, क्या देखा आपने? आप यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ, बगल में ही। क्या जानकारी है आपको? नहीं, जब वो दाई चिल्लाई तब हम लोग बाहर निकल के देखे। तो क्या देखा आपने? बस कि वो अंदर में है और शीशा टूटा हुआ है, बस। क्या गोली उनको लगी हुई थी उसको? हाँ, उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस।
तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। लगा कि यहाँ अपार्टमेंट में सीसीटीवी भी लगा, क्या काम करता है? ना, लग रहा है कि 2 साल से काम नहीं कर रहा था। नहीं काम कर रहा है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो पूरी घटना, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, पूरी घटना जिस तरह से विस्तार से आपने बताई, 6 राउंड लगातार गोलियों से निशाना बनाना किसी शख्स को, यानी कि इंश्योर करना है कि हर हाल में उसे उसकी जान ले लेनी है। ये ऐसे नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ी रंजिश, कोई बड़ी बात हो। देखिए श्वेता, ये अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। पहले से ही सोचा गया था कि इसकी हत्या की जानी है, इसके लिए प्लानिंग की गई, और ऐसा लगता है कि कोई शार्प शूटर्स का इससे इस्तेमाल किया गया हो सकता है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो, क्योंकि 6 गोलियां जो है सीने में ही दागी गई हैं। कह सकते हैं पॉइंट ब्लैंक से ही मारा गया है, बिल्कुल 1 फीट की दूरी से मारा गया है, और ये इंश्योर किया गया है कि मौके पर ही रुपेश कुमार की जो है वो मौत हो जानी चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है, और बिल्कुल ये ब्लाइंड एक केस है, क्योंकि सामने में ही जहाँ पर हत्या हुई है एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस के हाथ में फिलहाल अभी कुछ नहीं है, गिरफ्तारी कोई नहीं है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकली भी थोड़ा सा बहुत एक्टिव थे रुपेश कुमार। पिछले कुछ वक्त से छपरा के रहने वाले थे, बताया जा रहा था कि सामाजिक कार्य भी बहुत किया करते थे। चुनाव लड़ने की भी कुछ ऐसी बात उनके दोस्त बता रहे हैं कि वो सोच रहे थे। तो ऐसे में साजिश है, लेकिन ये क्या पर्सनल कोई दुश्मनी रंजिश थी या किसी तरीके की राजनीतिक रंजिश है, इसके बारे में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी सांसद विनोद ठाकुर का क्या कुछ कहना है? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा। 26 जनवरी 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। 26 जनवरी को क्या होगा? 26 जनवरी को किसान क्या करने वाले हैं? 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? 26 जनवरी यानी देश का गणतंत्र दिवस, वो तारीख जब दुनिया देश की ताकत देखती है। 26 जनवरी को वो दिन होता है जब दुनिया भारत की विविधता को सलाम करती है। कोरोना महामारी में ये जश्न बरकरार रहे, इसके लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। पर इस बार का गणतंत्र दिवस जवानों की तैयारियों से ज्यादा किसानों के इरादों को लेकर चर्चा में है। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे, तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो क्या इस बार गणतंत्र दिवस पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी चलेंगे? क्या राजपथ पर जवान और किसान एक साथ देखने को मिलेंगे? केंद्र सरकार इन मुद्दों को वापस नहीं लेती है तो हम 26 जनवरी को, उससे पहले तो धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, लेकिन 26 जनवरी को प्रत्येक गांव से 100 ट्रैक्टर जाएंगे और 26 जनवरी में गणतंत्र परेड पे हमारे ट्रैक्टर शामिल होंगे। इस बार टैंक नहीं, किसानों के टैंक शामिल होंगे गणतंत्र परेड पे। क्या इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए देखे जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? किसानों की ये जिद कितनी व्यवहारिक है? अगर पुलिस ने किसानों को रोका तो क्या होगा? किसान इन सवालों की चिंता छोड़ अपनी तैयारियों में लगे हैं, ताकि 26 जनवरी के जरिए वो अपनी बात देश भर को बता सके। किसानों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है इस संघर्ष में।
और अल्टीमेटम ये है 26 जनवरी को 2 महीने किसानों को दिल्ली में आए पूरा हो जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हम सबका गणतंत्र दिवस है। उस गणतंत्र दिवस पे किसान दिल्ली के भीतर जाके अपनी गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करेंगे। सरकार को किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं कि 26 जनवरी को हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हो जाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ये वो समय है जब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इतनी संवेदनशील होती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि कोर्ट आदेश में यह लिखे कि किसान 26 जनवरी को ऐसे किसी भी तरह की हरकत ना करें जिससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली में एंट्री लेना चाहते हैं। वो कहां जाएंगे किसको पता। एक बार दिल्ली में आ जाएंगे तो उनका ट्रैक करना मुश्किल है। कल किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, वो करेंगे, इसलिए हमारा कोई दखल नहीं होगा। 26 जनवरी को किसानों की घोषित ट्रैक्टर रैली रोकने की सरकार की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया और साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। यानी मामला संवेदनशील तो है, लेकिन कोर्ट का रवैया इसमें सख्त भी, ताकि गणतंत्र दिवस की अपनी महिमा और गरिमा बरकरार रहे और साथ ही किसानों का विरोध अपनी जगह चले तो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े हुए हैं। ये स्टेट है क्या दिल्ली है कि इसके चारों तरफ को टैंक लग रहे हैं? टैंक तो जो बॉर्डर का टैंक है वो दिल्ली में चल सके, हमारा ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चल सकता। जहाँ जहाँ से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। किसान नेताओं की ऐसी बातें सुनकर देश भर के किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली चलाने पर आमादा है। ये पंजाब का मोगा है, जहां ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। किसान नारेबाजी करके अपने इरादे जता रहे हैं। दावा है कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर रैली को लेकर खासा जोश है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि अगर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए तो क्या होगा। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश के हाथरस की तस्वीर देखिए, जहां सैकड़ों किसान अपना ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकल आए। किसानों का यही जोश सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जब देश की राजधानी पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के निशाने पर रहती है, ऐसे में किसानों के इस कार्यक्रम का गलत फायदा भी उठाने की आशंका बढ़ जाती है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में भी हुआ। किसान यूनियन के वकील नरसिम्हन ने कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप इस बारे में जानते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थक आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं, जो आंदोलनकारियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन को लेकर अटॉर्नी जनरल से हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी देने को कहा। 26 जनवरी को पूरे धूमधाम से ऑब्जर्व करने मनाने की जरूरत है, हम इसके पक्षधर हैं। और आदरणीय साथी, मैं आपको दुरुस्त करूंगा, किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि वो 26 जनवरी की परेड के अंदर दखल अंदाजी करेंगे। कृपया करके किसानों को बदनाम मत कीजिए। किसान ने केवल ये कहा है कि वो 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल होना हर देश के नागरिक का हक है, लेकिन अगर अधिकारों को लेकर टकराव की नौबत आ जाए तो फिर इससे सिर्फ और सिर्फ देश का ही नुकसान होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले सेना प्रमुख नरवणे भी भारत के खिलाफ दोनों देशों की जुगलबंदी पर निशाना साध चुके हैं। चीन और पाकिस्तान अगर सोच रहे होंगे कि कोरोना महामारी के दौर से जूझती दुनिया का ध्यान फिलहाल उनकी कारगुजारियों और साजिशों की जुगलबंदी से हट गया है, तो मंगलवार को दोनों का भ्रम दूर हो गया।
भारत के सेना प्रमुख और जनरल नरवणे और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने अपने अपने मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान दोनों को याद दिला दिया कि न तो भारत कुछ भूला है और न ही दुनिया। दोनों की पोल पट्टी खोलने के लिए कूटनीतिक मोर्चा संभाला विदेश मंत्री ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक वर्चुअल डिबेट में जयशंकर ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत के मोस्ट वांटेड कैसे पाकिस्तान के मेहमान बने हैं। Linkages between terrorism and transnational organized crime must be fully recognized and addressed vigorously. We, in India, have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection, but actually enjoying 5-star hospitality. दुनिया ये भी देख चुकी है कि पाकिस्तान अपनी फितरत के चलते FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने को तैयार है, लेकिन हर बार उसका इकलौता खैर ख्वाह चीन उसे बचा ले जाता है। भारत ने दुनिया को ये भी याद दिलाया। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने भले ही लखवी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को सजा देने का ड्रामा रचा हो, लेकिन सच तो ये है कि जेल में बैठकर ही आतंक के ये मास्टरमाइंड भारत के खिलाफ साजिशें बुनते रहते हैं और चंद अनपढ़ बेरोजगार पाकिस्तानी इनके मोहरे बन जाते हैं। इन साजिशों को अक्सर सर्दियों के मौसम और बर्फबारी का फायदा उठाकर अंजाम देने की फिराक होती है, लेकिन भारत इस तरह की साजिशों से निपटने का अभ्यस्त हो चुका है। लिहाजा जब जयशंकर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में आतंक के चेहरे से नकाब हटा रहे थे, तो आर्मी चीफ सीधे सीधे शब्दों में चीन और पाकिस्तान को नसीहत दे रहे थे कि ज्यादा अरमान न पालें। There is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plan. ये और बात है कि करीब 7 महीने से पूर्वी लद्दाख में डेरा जमाए बैठे चीनी फौजियों की ठंड में हड्डियां कड़कड़ा गईं और भारी संख्या में उसने अपने जवानों को वापस बुला लिया, जबकि भारतीय फौज अभी भी मोर्चे पर डटी है, क्योंकि दोनों देशों की धोखेबाजी का इतिहास बहुत पुराना है और भारत कुछ भूला नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।